इसलिए यूएस डॉलर का यूज किया जाता है। ये पीसीआई हो गया और हमारा नेशनल इनकम, ये दो फैक्टर्स हो गए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स है जो कि कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि गुड आईएमआर। क्लियर? आईएमआर क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आईएमआर स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वह रेट है जो हमें बताता है कि एक साल के अंदर कितने बच्चे मर चुके हैं इन द कंपेयर ऑफ ऑल द लिविंग चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एक साल की उम्र के पहले कितने बच्चे मर चुके हैं एक साल तक जीने वाले बच्चों के कंपेयर में, उसी रेट को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि एक साल के अंदर कितने बच्चे मर चुके हैं, जो जी नहीं चुके एक साल तक और जो एक साल तक जी चुके हैं, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR stands for infant mortality rate, which shows the rate of the children being dead before the age of 1 year in the compare of all the living children at the age of 1 year। ठीक है, ये हो गया IMR। नेक्स्ट, अगर IMR अच्छा है यानी कि IMR का जो रेट है वो कम आ रहा है तो वो कंट्री क्या है? डेवलप्ड है। ठीक है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट यानी कि कितने परसेंट लिटरेट हैं, जो अपना साइन कम से कम कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं लिटरेट। ठीक है, जो पढ़ लिख बोल सके उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि जो कम से कम पढ़ना जानता हो या फिर लिखना जानता हो उसे हम कहते हैं लिटरेट पर्सन। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या मतलब हुआ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस एज तक चाहिए हमको? एक साल के पहले तक जो बच्चे मर चुके हैं और एक साल तक कितने बच्चे जिंदा हैं, उनका जो रेशियो होगा वही हो गया IMR। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब हुआ कि 7 साल की उम्र के बाद कितने परसेंट या फिर कितने ऐसे पॉपुलेशन में लोग हैं जो लिटरेट हैं इन द कंपेयर ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। लिटरेसी रेट इज द रेट विच शोज दैट how much persons are literate in the compare of all the population of country more than the age of 7 years। अगर 7 साल की उम्र के बाद कितने पर्सन लिटरेट हैं इन द कंपेयर ऑफ सारे पॉपुलेशन के। ठीक है, मान लो मेरे देश का पॉपुलेशन है 1000, कितना है? 1000 पॉपुलेशन, इसमें से 200 लोग लिटरेट हैं, तो लिटरेट लोग का जो रेशियो होगा 1000 पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन के कंपेयर में, वही रेशियो क्या कहलाएगा? लिटरेसी रेट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये होता है लिटरेसी रेट। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। व्हाट? नेट अटेंडेंस रेशियो। कि इसका मतलब हुआ कि द रेशियो विच शोज दैट how much students are attending the school in the age of 6 to 10 years in the compare of all the students या फिर all the children of the same age। यानी कि इन टर्म्स को मिटाते हैं, जिसको आप बैक करके देखना हो तो आप रिमाइंड करके इसको देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट जो कि हम क्या पढ़ना है? नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी कि समझ लिए कि 6 से 10 साल के उम्र के बीच हमारे देश में जो बच्चे हैं वो है 5000। मान लिए कितना है? 5000। ठीक है, और इसमें से 2000 बच्चे ही स्कूल जाते हैं, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वही रेशियो क्या हो जाएगा? हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इसको लिखेंगे कैसे? नेट अटेंडेंस रेशियो इज द रेशियो विच शोज दैट हाउ मच students are attending the school in the compare of all the students of the age of 6 to 10 years। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। अब आते हैं कि ये तो कंपेयर करने के लिए अच्छे मेथड्स होंगे, आता एग्जाम में 5 नंबर में, 4 नंबर में। what are the factors used to compare developed और underdeveloped या फिर developing country? फर्स्ट नेशनल इनकम लिख दे, उसका लिख देंगे, PCI लिख देंगे, और अदर फैक्टर्स में लिखना हो तो ये सब भी लिख के लिख देंगे। ठीक है, दूसरा चीज अब ये भी आ सकता है
कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पीसीआई, क्लियर, नेशनल, ये सारे फैक्टर्स हुए, लेकिन अब इसमें उनके बारे में क्या लिखेंगे, अपोजिट, if the national income of a country is not good, so it is not easy for the development of that country, ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर पीसीआई में क्या लिखेंगे, if the PCI of a country is less than 12,056 US dollar, then the development of country is not good, clear, it is also a bad factor for the development of a country, ठीक है। फिर अलग में लिखेंगे IMR, if the IMR of a country is not good, then the development of country will also be not good। फिर लिटरेसी रेट भी नहीं अच्छा होगा तो नहीं होगा, लिटरेसी अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है। पब्लिक फैसिलिटीज होती है कि लोगों को, अब गवर्नमेंट क्या स्किल देती है लोगों को खुश रखने की, अच्छी सुविधाएं देने के लिए, तो लोगों को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा हेल्थ स्टेटस चाहिए और अच्छा एजुकेशन लेवल चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब ये हुआ कि ओनली द मनी या फिर इनकम इज नॉट सफिशिएंट फॉर द वेल सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सो some of the facilities are also which is important for the public, which is provided by the central government, and that is food system, health care system and education system, these are called public facilities, जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीडीएस। पीडीएस क्या होता है, जन वितरण प्रणाली, यानी राशन की दुकानें जो जाते हैं हम लोग राशन लेने के लिए, तो वो सब जो दुकानें होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ सिस्टम या फिर इज अ प्लान लॉन्च्ड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि लॉन्च किया गया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन विच फूड आइटम्स लाइक राइस, wheat are provided at subsidized rate और suitable rate to the public, यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा प्लान है जो कि लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत या फिर जिसके अंदर ये हमारे पब्लिक को फूड यानी कि जैसे राइस, चावल या फिर गेहूं अच्छे रेट पर, कम रेट पर लोगों को अवेलेबल कराती है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। बीएमआई क्या होता है, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज also an scale या फिर also a scale which is used to compare nourished person, undernourished person and overweighted person, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बॉडी मास इंडेक्स ऐसा पॉइंट है या फिर ऐसा स्केल है जिसके थ्रू हम नॉरिश्ड पर्सन, अंडर नॉरिश्ड पर्सन और ओवरवेटेड पर्सन को कंपेयर करते हैं। ये क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा पता चल गया ना, ये क्या की क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर दिस टाइप्स ऑफ पर्सन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, the way for calculating BMI is, the BMI is calculated when the weight of person is divided by the height of person in meter and its square। यदि किसी पर्सन का वेट किलोग्राम में जो होगा उसको डिवाइड दिया जाए उस पर्सन का हाइट मीटर में कन्वर्ट करके उसके स्क्वायर से, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, BMI। BMI is equals to W by H square, clear, where W is weight of person in kilogram and H is what, height of person in meter, ठीक है, height of person in meter, clear। तो weight by H square, ये हो गया BMI। अब BMI का कुछ लिमिट भी कवर किया गया है, ठीक है। BMI अगर किसी पर्सन का 18.5 और 25 के बीच आता है, क्या आता है, 18.5 से लेकर 25, या तो 18.5 आए या फिर 18.5 से ज्यादा है, या तो 25 आए या फिर 25 से और इसके बीच कम आए, तो उन पर्सन को हम लोग नॉरिश्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉरिश्ड। अब आते हैं एक बात कि सर नॉरिश्ड क्या है। नॉरिश्ड का मतलब हुआ बच्चों कि ऐसा पर्सन जो टोटल या फिर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट गेन करता है। क्या करता है, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट गेन करता है, उन पर्सन को कहते हैं नॉरिश्ड पर्सन, ठीक है।
दूसरा, अगर 18.5 से कम आता है बीएमआई तो वो होगा अंडर नॉरिश्ड, अगर 25 से ज्यादा आता है बीएमआई कैलकुलेट करने पर तो वो होगा ओवरवेटेड पर्सन। क्लियर, समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव्स इनसे ही पूछे जा सकते हैं बहुत सारे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीएमआई ऑफ नॉरिश्ड पर्सन, इनमें से कौन नॉरिश्ड पर्सन का एक रेशियो है। कौन ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, इनमें से कौन एक नॉरिश्ड पर्सन का बीएमआई है। तो बीएमआई बताया ना, इसमें क्या हो जाएगा 19.5, 19.5 इसके बीच तो आएगा ही, लाई करेगा ही। 18.5 तो खुद होता ही है। 20.5 ये भी लाई करेगा, इसका मतलब ये सारे हो सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा हुआ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूएनडीपी क्या होता है। यूएनडीपी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कंपेयर करने के लिए किसी कंट्री को कि वो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। क्लियर, यूएनडीपी एक क्या करता है, जैसे WBR क्या कौन सा रिपोर्ट बनाता था पीसीआई का, ठीक है ना, उसी तरह यूएनडीपी जो होता है वो प्रेजेंट करता है HDR, व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर, HDR क्या होता है, HDR इज अ डाटा यूज्ड टू प्रेजेंट द लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल लेवल बाय अ इंडेक्स दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जो ये सब डाटा प्रेजेंट करता है। HDR क्या होता है, HDR वो होता है जो इस इंडेक्स के थ्रू ये प्रेजेंट करता है। यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी HDR प्रेजेंट करता है और HDR के थ्रू ये सारी चीज प्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर, ये हो गया यूएनडीपी। क्लियर, यूएनडीपी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा होगा 113th रैंक। इंडिया का जो रैंक है HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, पूरे इंटायर कंट्री में वो 130 रैंक है। क्या है, 130 रैंक जो है इंडिया का 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग। 2018 का जो सेंसस था CENSUS, सेंसस ऑफ 2018, द रैंक ऑफ इंडिया was 130 in HDR. Clear? और how much country are involved in HDR? टोटल कितने कंट्री इन्वॉल्व है, तो 189। कितने कंट्री इन्वॉल्व है, 189। याद करने का तरीका कैसे, 9 में से 8 गया 1, 189 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन हाउ मच, व्हाट। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। अब ये हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड के जानते हो कि पर्सन का क्या जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, कैसे अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, ये सब चीज क्या होगा लिविंग स्टैंडर्ड। एजुकेशनल लेवल क्या हुआ, उसका एजुकेशन सिस्टम, यानी वो कहाँ तक एजुकेटेड हो रहा है वो हो गया। हेल्थ स्टेटस क्या, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका नॉरिशमेंट लेवल या फिर वो कितना नॉरिश्ड है। क्लियर, ये हो गया। क्लियर, अब आते हैं इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। इनरोलमेंट रेशियो, इनरोलमेंट मतलब होता है नामांकित या फिर नामांकन। यह रेशियो ऐसा रेशियो है जो शो करता है हाउ मच स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड, हाउ मच स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द कंपेयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, इन द कंपेयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द स्कूल। मान लो इसको ये ऐसा रेशियो, जैसे कि हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं, कितने हैं 500, और इसमें से सिर्फ 450 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ उनका एडमिशन हुआ है, फिर वो नामांकित है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा 450/500, वही रेशियो क्या होगा, एनरोलमेंट रेशियो इज द रेशियो विच shows that how much students are enrolled, how much students are enrolled in the compare of all the presentation of या फिर all the students who are attending the school। क्लियर, समझ में आ गया, ये हो गया एनरोलमेंट रेशियो। इंडिकेटर ऑफ HDI, इंडिकेटर ऑफ HDI क्या होता है, यही होता है। HDI को इंडिकेट कौन करता है, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस।
हेल्थ स्टेटस को ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी। इसको क्वेश्चन में लिख सकते हो इसके बगल में भी, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई। एग्जाम में आया तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? लिविंग स्टैंडर्ड, सेकंड एजुकेशनल लेवल एंड थर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर हेल्थ स्टेटस। क्लियर? लिटरेसी रेट भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया एचडीआई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब आते हैं, ये क्या होता है? सतत विकास। क्या इसका हिंदी मतलब होता है? सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट which is going properly by considering the benefit of both present and upcoming या फिर फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर किया गया जो डेवलपमेंट होता है जिसमें कि दोनों को बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि आज ये धरती है और इन्वायरमेंट है तो इसमें आज के समय में हम लोग हैं तो ये नेचर जो दे रही है वो सारा चीज हम लोग यूज कर लें और जो आने वाला जनरेशन को कुछ नहीं मिल पाए तो उस तरह के जनरेशन को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को कहते हैं जिसमें कि आज का जनरेशन और आने वाला जनरेशन दोनों को बेनिफिट मिले इस नेचुरल रिसोर्स का, उस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट या फिर द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट which is going properly by considering the benefit of both present and future generation। क्लियर? अब आते हैं एक और स्टेटमेंट, जरा आप याद दिला दें। हमारे गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि नेचर में इतने रिसोर्सेज हैं जिससे कि किसी की आवश्यकता को पूरी की जा सकती है, ठीक है। उसकी आवश्यकता को पूरी की जा सकती है लेकिन उसके लालच को पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन सच अमाउंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन या फिर ह्यूमन बीइंग या फिर पर्सन बट नॉट ग्रीड। किसी के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे लेकिन उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधन काफी है। क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये फिर आ सकता है कि who gives the statement या फिर who gave the statement natural resources could या फिर can fulfill the needs of human being या फिर person but not their greed। who said? तो गांधी जी, या फिर आ सकता है गांधी जी said this and justify the statement। जस्टिफाई कीजिए, तो आप स्टेट कर दोगे, जस्टिफाई कर दो कि हाँ अपने लैंग्वेज में लिख देंगे उसके बारे में, yes this is a right statement, this is a truly a statement which can be felt by all of us that the natural resources are available in such amount that they can fulfill our needs but not the greed, because if the resources are used for the greed they can be remain lost in some coming days। ठीक है, ये सब चीज हम लोग ऐड करके उसमें लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं उसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मींस द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? फैक्टर्स वो क्या क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अति दोहन, बहुत ज्यादा यूज करना, यानी कि यूज करके फेंक देना, बर्बाद करना, ठीक है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज द फैक्टर फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि भूमि जो होती है खिसक जाती है, ठीक है। मिट्टी आई, मिट्टी का बाहर आई, मिट्टी कटा के ले गए तो उससे भी क्या हो गया, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स था वो उसके साथ साथ चला गया, ठीक है, वो भी लॉस हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक अलग फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मिसयूज करना, मिसयूजिंग ऑफ सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो अ फैक्टर फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ओवरयूज इज आल्सो अ फैक्टर फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब आते हैं हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल। अब ये तो फैक्टर हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को, अगर ये चीज होता है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या वे हो सकता है। तो देयर आर फॉलोइंग वेज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी शुड यूज द वी शुड नॉट यूज या वी शुड नॉट ओवर यूज द रिसोर्सेज, ठीक है। वी शुड मेक अ लिमिट ओवर द
यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। वी शुड प्लांट द ट्रीज इन द प्लेस ऑफ डिफॉरेस्टेड एरियाज, यानी कि जो पेड़ कट रहे हैं उनके जगह पे प्लांट लगाना। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम पेड़ कट चुके हैं उसको प्लांट लगा देंगे, ट्री लगा देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा जनरेशन आएगा वो उसको बेनिफिट उससे लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा कि जो ओवर यूज हो रहा है उसको रोकेंगे, जो मिस यूज हो रहा है उसको रोकेंगे, और जितना लिमिट है वहाँ एक लिमिट लगा दें कि हाँ भाई 1% पे इतना चीज यूज होना चाहिए, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कुछ आइडियाज हैं जिनको हम लोग एग्जाम में पूछा हुआ है, इस साल के एग्जाम में भी पूछा हुआ था कि डिफरेंट पीपल्स हैविंग डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, भिन्न भिन्न लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग उनका एम होता है, अलग अलग उनका गोल होता है। इसको आप स्टेट कीजिए। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट दैट डिफरेंट पीपल्स हैविंग डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। हाउ कैन यू स्टेट दैट? इसको स्टेट करने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे मान लो एक गरीब किसान है, ठीक है, और एक फैक्ट्री इंडस्ट्री वाला कोई है, ठीक है। तो कोई किसान चाहता है कि मेरा, एक किसान मान लिए, एक स्टूडेंट मान लो, एक किसान मान लो, एक इंडस्ट्री वाला, देयर आर सच 3 पर्सन्स, या फिर यहाँ लिखने के लिए पहले लिख सकते हो different peoples having different goals of development is a true statement which can be stated by the following. So suppose that there are 3 persons, like as there is a student and there is a farmer and there is an industry or businessman. There have different goals, like businessman want to exercise his industries by growing his area, ठीक है। वो अपने एक्सरसाइज करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, ठीक है। वो उसका बिजनेसमैन का क्या गोल होगा कि अपने इंडस्ट्रीज को फैलाएं, ठीक है, बड़ा करें, ठीक है। लेकिन किसान के लिए ये तो नहीं, किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि मेरी खेती खूब हो, खूब उससे आउटकम हो, यानी कि उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन हो वो रेट क्या हो, बहुत हाई हो, ठीक है, वो ये चाहता है। और जो लड़की स्टूडेंट है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि हम खूब पढ़ें, हम अगर आईएससी कर रहे हैं तो बीटेक कर रहे हैं तो एमटेक कर रहे हैं तो उसके आगे हम उसको मास्टर डिग्री करें, ठीक है। ये सब चीज, यानी कि तीनों पर्सन को हम लोग कह सकते हैं कि यस, बाय सच वे डिफरेंट पीपल्स हैविंग डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है मनी कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन कैन लाइव वेल, ठीक है, लिव वेल। क्लियर। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन कैन लिव वेल, ठीक है। मनी से, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है जिससे कि कोई व्यक्ति अच्छा से जी सके, ठीक है। यस, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, बिकॉज इनकम इज नॉट अ प्रॉपर वे टू बाय द फूड सिस्टम, टू बाय द हेल्थ सिस्टम एंड टू बाय द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। सिर्फ मनी या फिर इनकम को होने से हम अच्छा फूड नहीं कर सकते हैं, अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं अचीव कर सकते हैं, हालता अच्छा एजुकेशन सिस्टम अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट आइडियाज टू फॉर द वेल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर। तो इस तरह चैप्टर होता है कंप्लीट, और इसके जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। वेरी गुड। और कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे हम आने वाले टाइम में, उसको आप लोग सभी सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है उसको आप अपने दोस्त को शेयर करो, जिससे कि वो लोग, अगर आपको अगर अच्छा लगता है तब आप शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर ने अच्छा समझाया है या फिर उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, फिर अगर खराब लगे तो मत करना, ठीक है। बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट यू वांट टू डू। क्लियर। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट। और आपको अच्छा लगे तो इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि वो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और इनसे जो भी बेनिफिट, क्योंकि जो बिजनेस होता है, दुकान तब चलती है जब उसके ग्राहक आते हैं, ठीक है। यानी कि कोई अच्छी दुकान हो, कोई अच्छा मार्केट हो, तब चलता है जब वहाँ कस्टमर आते हैं, ठीक है। तो मुझे भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होगा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा वर्क करने का एक मौका मिलेगा, तो मैं अपने वर्क को और अच्छे बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे सैंपल्स ये भी मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस, टेक केयर एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।